स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें क्या होगा कि आप भी मेरे साथ ये जो चैप्टर है ना, मैं इसको रीड करते जाऊंगा। जहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, कोई फैक्ट होगा, कहीं पे वैल्यूज़ होंगी जो इम्पोर्टेंट है, उनको बता दूंगा। आप उनको नोट करना, उनको आप एग्ज़ाम के लिए याद रखना। The rich diversity of chemical behavior of different elements can be traced to the difference in the internal structure of atoms of these elements. अब जो ये डाइवर्सिटी है ना केमिकल बिहेवियर की, किसमें? एलिमेंट्स में। अलग अलग एलिमेंट जो हैं अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। ये किसकी वजह से होता है? उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से। जो एटम्स का, उन एलिमेंट्स में जो एटम्स होते हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर जिस तरह से बना होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, कितने हैं, उनमें प्रोटॉन्स कितने हैं, तो उस वजह से उनका बिहेवियर डिसाइड होता है। ठीक है, ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत नोटिस करो, आराम से समझो, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से समझ के चलना है कि एलिमेंट्स का बिहेवियर डिसाइड होगा किसके बेसिस पे? उनके एटम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। The existence of atoms has been proposed since the time of early Indian and Greek philosophers 400 BC, who were of the view that atoms are fundamental building block of matter. अगर एटम की एग्जिस्टेंस की बात हो तो वो उसकी बात ना बहुत पहले शुरू हुई थी, करीब 400 BC में। तब इंडियन फिलोसफर्स ने और ग्रीक फिलोसफर ने इस पे बात उठाई थी, और उन्होंने ये बताया कि जो मैटर है, एनीथिंग दैट हैज़ मास, ऑक्यूपाई स्पेस, उसको बोलोगे मैटर। तो उन्होंने ये बताया था कि जो मैटर है उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे मैटर बना हुआ है, वो है हमारा एटम। ठीक है, तो एटम का ये है कि ये पूरा बेसिक ब्लॉक ये बताया था कुछ इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स ने। Okay. According to them, the continued subdivisions of matter would ultimately yield atoms which would not be further divisible. अब उनका ये भी मानना था कि एटम्स को आप कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाओगे, ठीक है, उनका सब डिवीजन करोगे, उनको आप बांटो एक एग्जांपल के तौर पे किसी चीज़ को आप तोड़ोगे, तो वहाँ पे जो उसका एंड निकलेगा ना, जो उसमें तोड़ के भी चीज़ निकलेगी, वो होगी एटम। और उसको फिर आप नॉट बी फर्दर डिविजिबल, कि जो एटम होगा उसको आप आगे डिवाइड नहीं कर पाओगे, ये इन्होंने बताया। द वर्ड एटम हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। अब ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको मैं ऑरेंज कलर से, सेफ्रॉन कलर से उससे हाईलाइट कर दूंगा। कि एटम वर्ड जो निकला है वो निकला है ग्रीक वर्ड एटोमिया से, एटोमिया, विच मीन्स अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। ठीक है, इसका मीनिंग भी याद रखो साथ में। किससे निकला एटम वर्ड? एक ग्रीक वर्ड एटोमिया से, एटोमिया, और इसका मतलब ही होता है अनकटेबल। अनकटेबल जिसको आप काट नहीं सको, और नॉन डिविजिबल कि जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सको, जिसको आप बांट नहीं सको। अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। और ये वर्ड भी याद रखना, एटोमिया जो है ना ग्रीक वर्ड, इसमें क्या है कि ए डैश उसके बाद क्या है टोमिया, TOMIO, टोमियो, टोमियो। ठीक है, दीज अर्लियर आइडियाज़ वर मेर स्पेकुलेशंस, देयर वॉज नो वे टू टेस्ट दैम एक्सपेरिमेंटली। अब देखो ये जो बातें उन्होंने बताई है फिलोसफर्स ने, उस टाइम पे टेस्ट करने के लिए कोई, ये जो उन्होंने बातें बताई, ठीक है बता तो दी, लेकिन कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं थे जिनसे इनको आप टेस्ट कर सको कि कितने सही हैं कितने गलत हैं, वो नहीं थे उस टाइम पे। दीज आइडियाज़ रिमेन्ड डॉर्मेंट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम एंड वर रिव्यूड अगेन बाय साइंटिस्ट इन द 19th सेंचुरी। अब ये जो आइडियाज़ हैं ना, कि लंबे समय तक ऐसे ही चलते गए, और बाद में जो साइंटिस्ट
थे 19th सेंचुरी में, उन्होंने इनको रिव्यू किया, इनमें फिर से ज़रा ध्यान से देखा, इनको समझने की कोशिश की, एक्सपेरिमेंट शायद इसमें किए होंगे कुछ, और तब उन्होंने, और कब किया था बाद में साइंटिस्ट ने, 19th सेंचुरी में। ये जो उन्होंने पहले एटम्स की बात की है फिलोसफर्स ने, तो इस पे बाद में 19th सेंचुरी में, और ये टाइम आएगा 1801 के आगे का समय। तो उस टाइम पे ये जो बात की उन्होंने, साइंटिस्ट अब इनको चीज़ों को देखने लगे, ठीक है। और इसमें ये देख लेना कि एटम के रिलेटेड जितने भी यहाँ पे अभी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, चाहे वो एटॉमिक मॉडल्स हों, यानी कि एटम का कोई स्ट्रक्चर के रिलेटेड कोई मॉडल है, या किसी और डिस्कवरी की बात हो रही है, तो मोस्टली वो 1801 के बाद से ही होगी, ठीक है। उससे आप ये ध्यान रख सकते हो कि हमारा अब का जो भी टॉपिक होगा वो 1801 के बाद का ही अब शुरू हो रहा है। द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वॉज फर्स्ट proposed on a firm scientific basis by John Dalton, a British teacher in 1808. अब जो पहली एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर थी ना, ये दी है, पहली बार दी थी एक साइंटिफिक बेसिस जो उसका था एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर का, कि मैटर किससे बना है, एटम से, तो वही आ गया एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। इसको साइंटिफिकली, कि साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से पहली बार इसको बताया था जॉन डेल्टन ने, और ये एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे, ब्रिटिशर थे, ठीक है। और वहाँ पे स्कूल टीचर ये थे, उनका ये जॉब था। और इन्होंने कब बताया है, 1808 में। याद रखो टाइमलाइन कहाँ से शुरू हुई है, 1801 से, उसके बाद ही सारी चीज़ें होंगी। तो इनका पहला जो इन्होंने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दिया, ये दिया 1808 में। दिस थ्योरी कॉल्ड, हिज थ्योरी कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और इनकी जो पहली थ्योरी, इन्होंने जो थ्योरी दी, ठीक है, ये पहली सबसे पहली थ्योरी थी जो साइंटिफिक बेसिस पे थी, ठीक है। और इसका नाम रखा गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्यों? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने दी है, मतलब जिस इंसान ने दी है, उसका नाम जो जॉन डाल्टन है, उसके नाम पे इसका भी नाम पड़ा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। रिगार्डेड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। अब देखो, इसने भी जो बताया है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, उनको आप हाईलाइट किया करो, कि इन्होंने क्या बता दिया, डाल्टन थ्योरी में ये बताया क्या कि एटम जो है वो अल्टीमेट पार्टिकल है मैटर का, कि जो हमारा एटम है, जिसको हम हिंदी में अणु बोलते हैं, और मैटर को बोलते हैं पदार्थ। तो उस पदार्थ जो यानी कि जो मैटर है, उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल जिससे वो बना हो, वो कौन सा आ जाता है, एटम। इट इज़ अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। अल्टीमेट पार्टिकल से आप ये ध्यान रखोगे कि जिस पार्टिकल से वो बना है। Dalton's atomic theory was able to explain the law of conservation of mass, law of constant composition, and law of multiple proportion very successfully. अब इसमें हमने पिछला जो चैप्टर है क्लास 11th में, जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है ना केमिस्ट्री का, उसमें ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। अगर नहीं पढ़ी हैं तो आप इस वीडियो के बाद वहाँ पे देख सकते हो। अब ये बताते हैं कि डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, उसने ये चीज़ों को, इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया। किन चीज़ों को? कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ में ये बताया गया है कि मास, कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है, तो वहाँ पे जो भी रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं सबस्टांस, जिनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट निकलता है, जिसको बोला जाता है प्रोडक्ट, इन दोनों का ही मास, ठीक है, इन दोनों के ही एटम्स का जो मास होगा वो रहेगा इक्वल, या आप बोल सकते हो कि वो सेम होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट कंपोजिशन में क्या बताया जाता है कि अब एक सबस्टांस अगर किसी भी सोर्स से लोगे, तो उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, या उसमें जो पार्टिकल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, वो एक डेफिनाइट या एक कांस्टेंट प्रपोर्शन में होंगे। कांस्टेंट प्रपोर्शन यानी कि अगर हम उसमें एक पार्टिकल, उसका मान लो ए पार्टिकल, उसमें दो पार्टिकल है, एक है पार्टिकल ए, दूसरा पार्टिकल बी। अगर ए पार्टिकल
कि वहाँ पे एक पीस लग रहा है और दो बी पार्टिकल के 2 पीसेस लग रहे हैं, तो हर कोई जो वो सबस्टांस होगा, चाहे हम किसी भी जगह से वो लें, तो वहाँ पे ए और बी पार्टिकल इसी सेम पैटर्न में यूज़ होंगे, इसी सेम पैटर्न में फाउंड होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने वाटर का तो पता ही होगा फॉर्मूला H2O, हाइड्रोजन उसमें 2 होते हैं, ऑक्सीजन 1, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब अगर आप वाटर किसी भी सोर्स से लो, चाहे वो टेप वाटर हो, चाहे वो सी का हो, चाहे वो ओशन का हो या रिवर का हो या स्प्रिंग का, लेकिन जो जर्नल फार्मूला एक वाटर का है, वाटर मॉलिक्यूल का जो जर्नल फार्मूला है H2O, यानी कि उसमें हाइड्रोजन 2 आ रहे हैं और ऑक्सीजन 1, तो वो जर्नल फार्मूला जो है ना वो सेम रहता है। इस बोला गया है कांस्टेंट प्रपोर्शन, कि इसका जो प्रपोर्शन है ना H2O, यानी कि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1, तो प्रपोर्शन क्या बनता है 2:1। तो ये प्रपोर्शन सेम रहेगा चाहे आप वाटर को किसी भी सोर्स से कलेक्ट करो। तो ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन वेरी सक्सेसफुली। और एक और लॉ था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इनकी थ्योरी ने, ठीक है। However, it failed to explain the results of many experiments. For example, it was known that substances like glass or ebonite, when rubbed with silk or fur, get electrically charged. लेकिन बहुत सारी चीज़ों को ये ना एक्सप्लेन नहीं कर पाया। चलो, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन चीज़ों को तो लॉज को तो एक्सप्लेन कर गया, लेकिन कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और वो क्या चीज़ें थी कि यहाँ पे एग्जांपल दी थी कि कुछ एक्सपेरिमेंट जब किए गए ना, उन एक्सपेरिमेंट्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसमें से ही एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्लास को जब हम किसी सिल्क से या फर से रब करोगे, ठीक है, उसको आप रगड़ मारोगे, तो वहाँ पे जो उसमें ग्लास में क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाएगा ग्लास में। तो वो जो चार्ज हुआ ना, उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जब आपने ग्लास को सिल्क से या फर से रब किया तो वहाँ पे चार्ज क्यों आ गया। इन जैसे एक्सपेरिमेंट्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स है कुछ, अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया ना, अब देखो, अगर कोई साइंटिस्ट किसी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो वहाँ पे वो चीज़ रुक नहीं जाती है, आगे और भी साइंटिस्ट आएंगे, और भी बाद में फिलोसफर्स आते हैं, और वो उनमें कुछ ना कुछ अपनी थ्योरी देंगे। In this unit, we start with the experimental observation made by scientists towards the end of 19th and beginning of 20th century. अब देखो, ये चैप्टर में आप शुरू करोगे ना, इसमें कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उनकी ऑब्जर्वेशन वो किया था, जो एक्सपेरिमेंट वो था 19th सेंचुरी के एंड में, यानी कि करीब 1899 कुछ उस टाइम की बात हो रही है, एंड के बाद, और 20th सेंचुरी के बिगनिंग में। 20th सेंचुरी मतलब 1901, इस टाइम पीरियड में कि 1899 कुछ एंडिंग के टाइम उसका, और इसका 1901 कुछ शुरू का टाइम। तो इस टाइम में क्या हुआ, साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और वहाँ पे जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस आएगी। These established that atoms are made of subatomic particles, that is electrons, protons and neutrons, a concept very different from that of Dalton. लेकिन भाई अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे जो चीज़ें हुई ना, इसमें ये पता चला कि एटम्स ना कुछ पार्टिकल से बने हुए हैं, और उन पार्टिकल्स को बोला गया सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम क्या था, डाल्टन ने ये बताया कि एटम वो पार्टिकल है जिससे मैटर बना हुआ है, और उसने ये बता दिया कि वो एक अल्टीमेट पार्टिकल है। अब यहाँ पे बोला गया ना सब एटॉमिक, सब होता है छोटा, स्मॉल, ठीक है, सब एटॉमिक मतलब जो एटम से छोटा हो। तो इन एक्सपेरिमेंट्स में ये पता चला कि एटम से छोटे 3 पार्टिकल्स हैं, और इन्हीं से एटम बना हुआ है, ठीक है।
कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनसे एटम बना हुआ है और इन पार्टिकल्स को बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। और ये कॉन्सेप्ट जो डाल्टन ने दिया था ना उससे डिफरेंट था। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर पुराने साइंटिस्ट का थ्योरी नए वाले से डिफरेंट निकल जाए तो अब ये होगा कि पुरानी वाली की थ्योरी को क्या बोला जाएगा, एक फेलियर। लेकिन देखो ये फेलियर्स होने भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर छोटी छोटी डिस्कवरीज नहीं होंगी ना तो बड़ी डिस्कवरीज भी नहीं हो पाएंगी। अगर डाल्टन ने ये नहीं बताया होता कि एटम से मैटर बना हुआ है तो लोगों को